सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 विधायिका। और आज की ही इस क्लास में इसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिनिश करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने हिंदी नोट्सों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विधायिका की। और विधायिका हमारे सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से एक अंग है जो कि कार्यपालिका को पूरा नियंत्रण करता है। ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका हम पढ़कर आए हैं कि कार्यपालिका का मतलब क्या है कि जो भी विधायिका के पास से कानून निर्माण होकर आता है, कार्यपालिका उसको कार्य में लाती है इफेक्टिव तौर पर, इफिशियंसी के साथ। तो विधायिका का काम हमें यहीं से समझ में आ गया कि इसका काम क्या है, कानूनों का निर्माण करना। अब इसको और ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। तो विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए ये जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखते हैं। यानी कि जो विधायिका का कार्य है और जो खुद विधायिका है उसको जो जीवित रखता है ना, वो उसकी बहस, इसका प्रदर्शन, इसका सरोकार, इसकी स्वीकृति, इसकी अस्वीकृति, ये सारे पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो कि इसको जीवित रखते हैं। मान लीजिए कोई भी कानून आया तो वो कानून सदनों के अंदर जाकर उन पे बहस होती है, उन पे चर्चा होती है, लोग अपना मत रखते हैं, अपने अपने धर्मों की बातें बताते हैं, सभी चीजें होती हैं ताकि उस जो कानून जो बना है या जो कोई भी संशोधन किया गया है उसके नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट बहुत क्लियरली डिफाइन हो सके। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें होती हैं, विरोध, प्रदर्शन, बहस वगैरह संसद के अंदर, जो कि आपने वीडियोस वगैरह में भी देखा हो, वही सारी ऐसी चीजें हैं जो कि विधायिका को जीवित रख पा रही हैं। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो जो कोई भी कानून बनेगा वो अप्लाई हो जाएगा, उसके सारे नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, सभी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से हमने ये सब चीजें समझ ली। अब देखिए कि हम ये जान गए बहुत अच्छे तरीके से कि विधायिका का मतलब क्या होता है। अब जरा इसके कुछ पार्ट्स की तरफ बढ़ लेते हैं। तो पहला हमारे पास पार्ट जो आता है वो आता है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका का मतलब क्या होता है? देखिए, संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। या आप ध्यान रखिएगा, संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, जिसके अंदर राष्ट्रपति इंक्लूड होता है और राष्ट्रपति के साथ 2 सदन इंक्लूड होते हैं। 2 सदन कौन से? पहला सदन हमारे पास आ जाता है राज्यसभा, दूसरा आ जाता है लोकसभा। इनको राज्यसभा और लोकसभा कहलाते हैं। ये राष्ट्रपति के साथ कार्य करते हैं तो इनको संसद बोला जाता है और संघ की विधायिका भी इसको बोला जाता है। अब हम बात करें कि राज्यों की जो विधायिका होती है उसको हम विधानमंडल या फिर विधानसभा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर निर्धारित की गई है। फिर संसद के प्रमुख कार्य, यानी कि अभी आपने देखा कि सर संघ की विधायिका के अंदर राष्ट्रपति इंक्लूड है और 2 सदन इंक्लूड है, राज्यसभा और लोकसभा। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों के अंदर जो विधायिका होती है उसको विधानमंडल या फिर विधानसभा बोलते हैं। अब जो हमारे पास ये सदन आए हैं इनके क्या प्रमुख कार्य होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, संसद के प्रमुख कार्य, पहला क्या होता है, कानून बनाना, दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण पूरा तरीके से, वित्तीय कार्य यानी बजट वगैरह तैयार करना, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के बाद निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य, प्रतिनिधि तत्व, बहस का मंच, विदेश नीति पर नियंत्रण और सबसे इंपॉर्टेंट का काम होता है विचारशील कार्य। यानी किसी भी काम के ऊपर या किसी भी कानून के ऊपर एक विचार पूर्वक सभी चीजों को देखना, सभी चीजों पर बहस करना और अपने अपने मतों को रखना। अब जरा थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं कि लोकसभा की विशेष शक्ति यानी कि धन विधेयक प्रस्तुत करना होती है, इसकी विशेष शक्ति ये है, और वह उसे संशोधित या फिर स्वीकृति या अस्वीकृति भी प्रदान कर सकती है, ये भी इसके पास शक्ति है। और जबकि हम बात करें मंत्री परिषद की तो मंत्री परिषद केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ही होता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लिप। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी विधायिका की और हमने बात करी संसद की। तो संसद का जो हमारे प्रमुख महत्व है वो क्या है? पहला हमारे पास आता है संघ विधायक। संघ विधायक यानी कि इसके अंदर राष्ट्रपति इंक्लूड होता है और साथ ही साथ 2 सदन इंक्लूड होते हैं। तो उसी के आगे से पढ़ते हैं। देखिए, संविधान के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसा कि हम जान चुके हैं।
तो आखिर इसका फायदा क्या है? यानी कि हम काम कर रहे हैं दो सदनों के ऊपर, हम राष्ट्रपति को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सदस्य भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो उससे हमें लाभ क्या है? तो लाभ जरा समझ लेते हैं कि द्विसदनात्मक यानी कि दो सदनों के द्वारा राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधि दे सके। पहला काम तो हमारा यहां से बन जाता है। पहला फायदा क्या है भाई? पहला फायदा यह है कि समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधि दे सके। और दूसरा फायदा हमारा बन जाता है यहां से संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो सके। यानी कि पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो मान लीजिए लोकसभा के अंदर कोई कानून पास हुआ तो उसमें कोई हमें डिफ्लेशन लग रही है या कोई भी एक काम कम लग रहा है तो उसमें पुनर्विचार हो सके। यानी कि बहुत सारे मंत्री होते हैं, वो मंत्री अपने अपने मत रखते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशन आ रही हो या फिर वो ठीक ना हो, तो इस तरीके से दो सदनों के माध्यम से हम उसमें पुनर्विचार भी कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। तो हमने यहां से समझ लिया। अब देखिए, भारतीय संसद को ऊपरी सदन राज्यसभा है, यानी कि भारतीय संसद का सबसे ऊंचा सदन जो होता है वो क्या होता है भाई? वो क्या होता है? राज्यसभा होता है। इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कम से कम 250 सदस्य काम करते हैं, जिनके अंदर 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और बाकी के जो 238 सदस्य हैं वो राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखो, बाकी के जो हैं वो राज्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो हमने क्या देखा भाई? इसके अंदर कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं? 250 सदस्य हैं। इन 250 सदस्यों के अंदर से 12 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो रहे हैं और बाकी के जो हैं वो कौन है भाई? राज्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए नेता हैं। अब हम इसका बात करें कि इनका निर्वाचन जो होता है राज्यसभा का, इनका निर्वाचन जो होता है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। यानी कि जो हमारे पास 238 नेता हैं, इनके अंदर कोई चेंज हो, यानी कि इनको बदलने के लिए और भी नए नेता आगे आए, उनके हम इनोवेटिव आइडियाज देख पाएं, उनके मत देख पाएं, तो हर 2 वर्ष बाद इसका चुनाव होता है 1/3 सदस्यों का। और हम देख पाएं कि राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है। ठीक है, तो अब देखिए, आपने ही देखा कि सर इसके अंदर 250 सदस्य हैं, 250 सदस्य हैं और उसमें से 12 सदस्य ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति चुन रहा है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कहां से आ रहे हैं? बाकी के 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जा रहे हैं, है ना। अब जो बाकी के हैं मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि के क्षेत्रों से लिए जाते हैं। यानी साइंटिस्ट वगैरह हो गए, कोच हो गए, या फिर बड़े बड़े जो लेवल पर काम कर रहे हैं, समाज सेवा काम कर रहे हैं, साइंस के डिपार्टमेंट से, खेल के डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को उठाया जाता है, उनके हेड्स को उठाया जाता है और इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो हमने ये देख लिया भाई यहाँ से। अब देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं क्या है? भाई हर कोई चाहेगा कि राज्यसभा का सदस्य मैं बन जाऊं। अब वो कैसे बनेंगे? वो अगर मान लीजिए यहाँ पे नेता ही नहीं बदलेंगे तो कैसे बदल पाएंगे, है ना। तो पहला क्या है कि ये काम जो है वो सभी के लिए है, चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है या फिर राज्यों के द्वारा एक निर्वाचित सदस्य है। ये काम दोनों के लिए है। क्या है? पहला, वो भारत का नागरिक हो, सीधी सी बात है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसकी आयु जो है, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, 30 साल का होना चाहिए। अब इतना ही काफी नहीं है। दूसरा हमारे पास कैटेगरी आती है कि 1991 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना भी बहुत आवश्यक है और ये होना जरूरी है, मैंडेटरी है। इसका निर्वाचन एक संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे निर्वाचन होते हैं नेताओं के राज्यसभाओं के लिए, तो उनका जो निर्वाचन होता है वो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा। तो हमने यहाँ से क्या समझा कि भाई राज्यसभा का कार्य क्या होता है। अब हमारे माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि संसद कानून कैसे बनाती है। तो संसद को जो कानून बनाती है वो बनाती है 2 लोगों की हेल्प से। पहला क्या होता है? सरकारी विधायक। दूसरा क्या होता है? गैर सरकारी विधायक।
तो यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे, सरकारी विधेयक वो होते हैं कि कोई भी कानून का प्रस्ताव या कोई भी एक इनोवेटिव थिंकिंग मंत्री पेश करते हैं, उसको हम सरकारी विधेयक बोलते हैं। और जब कोई बाहर का बंदा जो कि मंत्री परिषद के अंदर इंक्लूड नहीं होता, जब वो अपने कोई इनोवेटिव आइडिया या कोई निर्वाचन या फिर कोई चेंज प्रस्तुत करता है, तो उसको हम गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। महत्व दोनों को दिया जाता है, दोनों की बातों को समझा जाता है, और उसमें मत होते हैं, बहस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाके कानून को और कानून का निर्माण होता है, उसकी स्वीकृति प्रदान होती है। सो होपफुली आपको चीजें समझ में आती आ रही होंगी। अब तक बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं और भी कई सारी चीजों को। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियों के बारे में और लोकसभा के बारे में। तो देखिए, राज्यसभा के पास कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं, उनके पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आता है, वित्त विधायक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है। यानी जितने भी बजट से संबंधित कानून या फिर कोई विचार आता है, कोई बहस आती है, तो राज्यसभा के पास वो शक्ति है कि उसके ऊपर वो 14 दिन तक विचार पूर्वक काम कर सकती है और समय ले सकती है। ठीक है। दूसरा, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, इसके पास संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां प्राप्त होती हैं और ऐसा हुआ भी है कई बार। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, मौलिक अधिकार के अंदर एक ऐसा अधिकार था हमारे अंदर जो कि निजी संपदा का अधिकार था, जो कि बाद में जाके मोतीलाल नेहरू समिति ने संविधान के अंदर संशोधन कर इस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी धांधलेबाजी हो रही थी। तो ये सारी चीजें राज्यसभा के अंतर्गत ही आती हैं। फिर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ऐसी शक्तियां आती हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या आती है, प्रशासनिक शक्तियां, यानी प्रशासन के अंतर्गत जो शक्तियां आती हैं वो क्या है कि राज्यसभा के पास ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो मंत्रियों से पूछ सकती है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर क्या काम कर रहे हैं। यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछने की शक्ति राज्यसभा के पास है कि आपके पास जितनी सोर्स मिली, आपके पास जो इनकम आई, आपके पास जो टैक्स आया, आपने उससे क्या किया। ये सारी शक्तियां हमारे राज्यसभा के पास है। दूसरी, अन्य शक्तियों के अंदर थोड़ी और चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आ जाती हैं भाई? अन्य शक्तियों के अंदर आ जाता है चुनाव संबंधी, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा करना, न्यायाधीश को उसके पद से हटाना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि न्यायाधीश को हटाना, आपातकाल की स्थिति लगाना, महाभियोग, चुनाव संबंधी, ये सारी स्थिति ऐसी है जिसके ऊपर राज्यसभा अकेला कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब कि ये हम देख रहे हैं भाई राज्यसभा की शक्तियां, मगर बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं कि राज्यसभा उस पर अकेले पुनर्विचार या अकेले उसको लागू नहीं कर सकता। अगर आप न्यायाधीश को उसके पद से हटा रहे हो, चुनाव के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसको ठीक कर रहे हो, महाभियोग कर रहे हो, आपातकाल की घोषणा कर रहे हो, तो उसके अंदर आपकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों की सहमति होना जरूरी है। तो ये हमारी अन्य शक्तियां आ जाती हैं। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसके अधिकतम 550 यानी 550 सदस्य हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये लोकसभा जो है वो भारतीय सदन का एक निम्न सदन है और इसके अंदर 550 सदस्य हो सकते हैं। मगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 543 निर्वाचन सदस्य ही हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। लोकसभा की सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जैसे कि आप जानते हो। मगर कोई फ्लक्चुएशन, कोई चेंज या कोई भी ऐसी रुकावट आने पे जो कि देश की जनता और देश के लिए गलत है, तो वो पहले भी भंग किया जा सकता है। यानी कि चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव का समय होने से पहले भी उसको भंग कर दिया जाएगा। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी हमारे पास शक्तियां आई है ना, कि लोकसभा के पास ये शक्ति है कि वो चुनाव के द्वारा जितने भी निर्वाचित क्षेत्र में और निर्वाचित लोग आ रहे हैं, अगर उनके कार्य कुछ ऐसे गलत हो जाते हैं तो उनको 5 वर्ष से पहले ही हटा देना उनके पद से। और यहाँ तक कि कार्यपालिका के ऊपर इसकी पूर्ण रूप से शक्ति होती है, उसको हटाने की भी शक्ति होती है इसके पास। तो जितनी भी इसको शक्ति मिली हुई है लोकसभा को, राज्यसभा को, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मिली हुई है कि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि ब्रिटिश प्रणाली के ऊपर आधारित है। तो आप ये समझ पाओगे कि भारत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत की प्रणाली की वजह से होती हैं। जैसे कि हम देख पाए कि किसी भी सरकार का बार बार जीतना, वो भी भारत की संसदीय प्रणाली ही है, क्योंकि भारत के अंदर एक अधिकार दिया गया है सभी को वोट डालने का। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे
वो ही जीत जाएगा। तो सर्वोत्तम वोट से जीत की प्रणाली को भारत के अंदर अपनाया गया है। तो इसीलिए क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के अंदर 15 साल तक लगातार कांग्रेस का ही राज रहा था, वो यही वजह थी। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा। अब हम जरा ये देखते हैं कि सदन का काम क्या है, सभी को एक कंसिस्टेंसी के अंदर लाना, डिसिप्लिन के अंदर लाना, कानून के अंदर लाना, कानून के ऊपर विचार करना, उन कानूनों को लागू करना, सदन के अंदर राज्यसभा में, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान करना, बहस करना, चर्चा करना, सब चीजें हमने बहुत अच्छे से समझी। अब हम ये देखते हैं कि सदन अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में रखता है, सदन अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में रखता है। और जो हम देख के आए हैं द्विसदनीय, यानी कि दो सदन हमने पढ़कर आए, राज्यसभा और लोकसभा, इसके आधार पर भारत के अंदर कितने राज्य काम कर रहे हैं। तो इन डाउट्स को भी क्लियर करते हैं और फिनिश करते हैं चैप्टर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि संसद आखिर किस प्रकार अपने आप को डिसिप्लिन में रखती है। तो सभी पॉइंट्सों को पढ़ते हुए चलते हैं कि सदन का अध्यक्ष विधायक की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है, संसद का सार्थक व अनुशासित होता है। दल बदल निशोधन कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन किया गया, जो कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब हम देख पाए हैं कि जो संविधान संशोधन का कार्य किस पे होता है, राज्यसभा पर होता है, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। यदि अब आप समझ लेते हैं कि भाई जो दल बदल का निरोधन है, जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, 91वें संविधान 1991वें संविधान को संशोधित किया गया, तो इसका मतलब क्या है, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा दल से त्याग पत्र दे, उसे दल बदल कहा जाता है। यानी कि अपना दल छोड़कर किसी और दल में चले जाना चुनाव के बीच में या चुनाव के बाद, उसको दल बदल कहते हैं। तो इस चीज पर विरोध किया गया कि मान लो भाई तुम जीत हमारी पार्टी से रहे हो, फिर काम किसी और का कर रहे हो, पद तुम्हारा वही रहने वाला है। तो इस चीज पर रोक लगाई गई एक हद तक। तो उसको क्या 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 कहा गया यहाँ पर, दल बदल निरोधन कानून द्वारा। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित इकाइयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। या ध्यान रखो कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत के अंदर संघीय शासन की व्यवस्था की गई है, और जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है और माना जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा। फिफ्थ स्टूडेंट्स, हम बात करें अपने 5वें पॉइंट की, तो 5वें पॉइंट में क्या है कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था समान नहीं होती। कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है और कुछ राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत के अंदर जो संसदीय प्रणाली है वो इन सभी चीज़ों को महत्व देती है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय स्तर की, तो राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा कार्य करती हैं। मैं बात करूं राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पर विधानसभा या फिर विधानमंडल कार्य करता है। दोनों की बातें एक ही हैं। तो यहाँ पर विधानसभा या विधानमंडल के अंदर 2 कैटेगरी लाई करती हैं, जैसे कि राज्यसभा ऊंचे लेवल पर आता है और हमारा जो निम्न सदन होता है, यानी कि उसके ऑप्शनल में होता है, वो लोकसभा है। अब ऐसी जब यहाँ पे विधानसभा या विधानमंडल की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा निम्न सदन है और कौन सा हमारे पास उच्च सदन है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन राज्यों में सभी व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों ने एक सदन की व्यवस्था अपना रखी है, तो कुछ राज्यों ने 2 सदनों की व्यवस्था अपना रखी है। तो उन पे फोकस करते हैं कि वो आखिर क्या है, बट उससे पहले 6ठे पॉइंट पे गौर कर लेते हैं। तो राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। भाई राज्यों के अंदर जो कुछ भी कानून बनाओगे वो विधानसभा यानी विधानमंडल बनाएगा। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो निम्न सदन होता है उसको विधानसभा कहते हैं और जो उच्च सदन होता है उसको हम विधान परिषद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊंचे लेवल वाले को क्या बोला जाएगा, विधान परिषद, उससे छोटे वाले को विधानसभा। तो हमने ये देख लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब ये देखते हैं कि इन दोनों कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं और इन दोनों की क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं विधानसभा की शक्तियों को और विधान परिषद की शक्तियों को। तो पहले हम बात करें विधानसभा की, तो उसके पास क्या होता है, विधायी कार्य शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका शक्ति होती है, चुनाव संबंधी कार्य और संविधान संबंधी या संशोधन संविधान के कार्य इसके पास शक्तियाँ इसके पास हैं। अब यहाँ बात करें हम शक्तियों की परिषद में, तो वित्तीय शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है और कार्यपालिका की शक्ति होती है इसके पास।
तो दोनों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, जो नहीं है वो आप देख लीजिएगा। अब मैं बात करूं कि दोनों सदनों की बात करी, पहला सदन और दूसरा सदन, अब इन दो ही सदनों के अंदर कौन कौन से राज्य काम कर रहे हैं। तो देखिए, पहला उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर 2 सदनों वाली व्यवस्था चल रही है, जिनके अंदर 2 सदनों की व्यवस्था चल रही है, वो 6 राज्य हैं। और इन 6 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में सभी राज्य एक सदन की व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। तो इन राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है और बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था कायम है। अब यहाँ बात करें तो दोनों सदन जो हैं वो विधान पालिका का एक विशिष्ट अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली शक्तियां प्रदान की हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जहां जहां कोई भी शब्द आपको समझ में ना आया हो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ और मिलेंगे और भी ज़्यादा ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और खत्म करेंगे अपने सिलेबस को और मिड टर्म में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।